फरवरी को माध्यमिक का जो परीक्षा है वेस्ट बंगाल का वो कंप्लीट हुआ और बच्चे जो अपना कोशिश जितना सके किए। अधिकांश बच्चे इस बार का जो प्रश्न पत्र आया है बहुत अच्छा है और अधिकांश बच्चे इसमें हम समझते हैं कि अपना अधिकतम इफोर्ट जो है दिए हैं। अब एक तरह से उनका एक बहुत बड़ा जो वर्कलोड था कम हुआ और अब थोड़ा सा मेंटली वो फ्री हो गया। अब उनको एक उत्सुकता भी रहती है कि भाई जो अभी तक हमने जो पेपर्स दिए उन पेपर्स में कितना सारा आंसर सही है, ये मिलाने की आवश्यकता है। किताबों में खोज खोज करके मिला भी सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं सब किताब से ही मिलते हैं। आज हम एक ये वीडियो जो लेकर के आए हैं वो है कि 2026 का जो पेपर आया उसको शॉर्ट में एकदम बिल्कुल ज़्यादा विस्तार करके आंसर करेंगे तो एक लंबा सा हो जाएगा, वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो इस तरह से ले आए हैं कि जो सिर्फ आंसर है उसको हम आंसर की को एक बार शो करेंगे। एक तरह से ओवरव्यू थोड़ा बहुत बनाएंगे भी, ओवरव्यू करेंगे। बच्चे जो होंगे वो अपने आंसर को एक बार मिला करके देखें कि उन्होंने जो किया है वो कहाँ तक उनका सही हो सकता है और हुआ है। ये बात जो है हम एग्जाम के बीच में भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन एग्जाम के बीच में थोड़ा सा रिस्क होता है, बच्चों का एक मानसिक प्रभाव जो एक पड़ता है। कभी कभी बच्चे जैसे कि अब वो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा गलती हो रही है अगर हमारा किसी पेपर में, तो फिर अगले दिन का पेपर थोड़ा सा उनके इफेक्टेड होता है, खराब होता है। और दूसरी बात कि बीच में समय देकर के बर्बाद माने उसमें दूसरी चीज़ों पर समय देकर कोई फायदा भी नहीं है। तो ऐसे में हम लोग इसको सोचे कि इसको लास्ट में ही करेंगे। तो जब एग्जाम सब कंप्लीट हो गया है, बच्चे जब थोड़ा मेंटली फ्री हो गए हैं, तब एक बार अभी वो सभी पेपर्स को एक बार मिलाएं। अभी ये जो पेपर हम कर रहे हैं वो मैथ्स का पेपर है, जिसमें ज़्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत भी होती है समझ में कि भाई आंसर उसका सही है, हम जो बनाए वो प्रोसेस सही है। तो प्रोसेस से तो कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, अभी प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज जैसे किसी किसी का कैलकुलेशन प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम जैसे हम बनाएंगे या जैसे कोई और बनाएगा वैसे ही बनाएंगे, वो थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस भी हो सकता है। एक लमसम हम लोग देखेंगे ओवरऑल, मैंने जैसे एक होता है कि ओवरव्यू करेंगे, लेकिन पूरा जो ये समझना है कि आंसर उसका जो क्या होगा ये कम से कम समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चंस का यदि एग्जैक्ट आंसर हमको मिल गया तो एक फास्ट रिकैप करने से हमको थोड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते चलते हैं एक बार क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर सही होगा। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि इसको सिर्फ आप इसको क्वेश्चन को ही खाली देखते जाएं और उसका आंसर जो है उसको भी देखते चले जाएं। ठीक है, चलिए तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें कुल 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यदि मूलधन 10 वर्षों में दोगुना हो जाए तो साधारण ब्याज का दर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर अभी कैसे बनेगा वो छोड़ दे रहे हैं, उसका आंसर ये 10% होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये 2 है, 2 नंबर में है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण में किस शर्तानुसार दोनों मूलों का मान बराबर होगा। दोनों मूल के बराबर होने का शर्त हम लोग को पता है, क्या होता है, किस शर्त में दोनों मूल बराबर होता है। ठीक है ना, तो दोनों मूल बराबर होने का शर्त देखिए ये है, ए बी जो है वो 0 होना चाहिए और सी का मान 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद है तीसरा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7x बाई 16 का औसत यदि 9 है तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो सही मान होगा इसका x प्लस वाई बराबर 16, मतलब बी नंबर। उसके बाद है 4 नंबर, वृत्त के 121 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप यदि वृत्त के केंद्र से 77 डिग्री का कोण बनाए तो अर्धव्यास क्या होगा। ठीक है, इसमें अर्धव्यास सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर,
5 का आंसर अभी हम सिर्फ आंसर पर ये करेंगे, कैसे बनेगा वो फिर अगले वीडियो में अगर जरूरत होगी तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं देखना है कि कैसे बन रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करना है, जल्दी में करना होता है, ठीक है। तो 5 नंबर का जो आंसर है इसमें, ये आंसर होगा, ये मतलब बी नंबर, ये वाला आंसर है, ठीक है। उसके बाद 6 का है, 6 का जो आंसर है वो है आपका डी नंबर, ठीक है ना, डी नंबर आंसर है। उसके बाद है इसमें, यहाँ देखिए इसमें 2 का रिक्त स्थान में जो भरा जाएगा इसका वैल्यू हो रहा है 12.5%, 12.5%। इसका अनुबंधी करनी, मतलब यहाँ पर ये जो माइनस है उसके जगह पर प्लस हो जाएगा, मतलब √3 + 5, ठीक है। हालांकि इसको मैंने कोई अगर ऐसे लिखेगा तो भी हो सकता है, लेकिन वो मतलब ज्यादातर यही करने का होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर भी साइन चेंज हो सकता है, √3 के पहले भी साइन चेंज करके भी किया जा सकता है, जैसे कि -√3 और -5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं पर तो इसमें समानांतर होगा। उसके बाद यहाँ पर है इसमें 1 होगा, सिर्फ आंसर मिलाइए अभी फटाफट। यदि एक ठोस अर्धगोलक गोले का अर्धव्यास इतना है तो इसमें 36 πr² आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद है इसमें इसका 10 आएगा आंसर, ये सत्य है, देखिए ये सत्य है, ये वाला असत्य है, ठीक है ना, ये सत्य है, ये सत्य होगा, ये सत्य होगा, ये वाला असत्य होगा, ये हो गया इसका, आपने मिला लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, तो अपने से एक बार सबको मिला लेना, फटाफट मिला लेना, है ना। क्लियर हो गया है। चलिए उसके बाद है कि यहाँ 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर थोड़ा बनाने का रहता है, तो बनाने में थोड़ा बहुत समझते भी चलना अगर जरूरत होगा तो, कि किसमें क्या आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर जैसे है 4 नंबर में ए और बी ने क्रमशः इतना 15,000 और 45,000 निवेश किया। 6 महीने बाद बी को इतना मिला, बी को मिला, तो ए का लाभ कितना हो। ए का लाभ का मतलब देखो, जो भी मूलधन का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में दोनों का लाभ होगा। तो अभी देखिए 15 × 3, ये 3 गुना है, ये वाला जो लाभ माने मूलधन है 3 गुना है, ये 1 भाग है, ये 3 भाग है। इसका मतलब कि बी का जो लाभ होगा जितना होगा, ए का लाभ उसका तीसरा हिस्सा होगा, बस ए का लाभ क्या होगा, उसका तीसरा हिस्सा होगा। तो ए का लाभ हो जाएगा यहाँ देखिए कितना, 1010 रुपया, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर रेखा एबी व एसी को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर काटती है। इसमें से, इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि एबीसी का जो त्रिभुज एबीसी में क्या है, बीसी भुजा के समांतर यहाँ पर पी क्यू एक ऐसा रेखा खींचा गया जो पी क्यू माने एबी को पी पर और एसी को क्यू पर काटती है। एक किताब का क्वेश्चन है, माने एक्सरसाइज का, जिसमें एपी का मान 4 दिया हुआ, ये वाला 4 दे दिया है, ठीक है। और ये दोनों बराबर दे दिया है, देखिए ये दोनों बराबर दे दिया है, और ये वाला 9 दे दिया है। तो ये थेल्स प्रमेय के अनुसार से हम लोग जानते हैं कि एपी बटे बीपी, एपी और या पूरा भी ले सकते हैं बटे, जैसे एपी एपी बाई बीपी बराबर हो गया कितना, ए क्यू बाई क्यू सी, बस ये ले लेंगे और इससे बस x का वैल्यू निकाल लेना है, इतना सिंपल है। ये भी बना हुआ है, ये भी कर सकते हैं आप, बट मैंने इस तरह से भी कर सकते हैं, ये उससे भी ऐसे हो सकता है। क्या एपी का वैल्यू कितना है, 4 है, और बीपी का वैल्यू x है, इधर क्या है, ए क्यू का वैल्यू भी x है, इधर हो गया क्यूसी का वैल्यू 9। तो इसमें अल्टरनेट क्रॉस गुना कर दीजिए, तो x² बराबर हो गया 4 × 9 36, इसलिए x बराबर हो गया √36, ठीक है। तो इसका मतलब √36 मतलब 6 हो गया, ये आ गया पीवी का वैल्यू 6, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में अभी आंसर सिर्फ देखना, मिला लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल में रहेगा। अगर जिसको समझना होगा कि मेरा एक्चुअली उसमें समझने में क्या गलती हुआ, तो वो फिर बाद में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से जीवाएं ए बी और सी डी, जैसे एक जीवा है ए बी, इधर ले लेते हैं, ठीक है, और एक जीवा मान लो कहीं भी लेकिन समान है, जैसे ये वाला ले लिए, दोनों का लंबाई ए बी है, इसका नाम हो गया
इसका नाम हो गया सी डी। ठीक है, यहाँ से ये केंद्र है, यहाँ से दोनों की दूरी समान है, इसका दूरी जितना है ये वाला दूरी हो गया और इसका भी दूरी उतना ही है, ये दोनों दूरी समान है। मान लीजिए कि ओ केंद्र है। अब इसमें से ए ओ बी जो वैल्यू दिया हो, ए ओ बी मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू दे दिया है, थोड़ा तो छोटा बनेगा लेकिन अभी जितना बना बना कोई बात नहीं। ए ओ बी मतलब ये वाला जो कोण बना ये 60 डिग्री का अगर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी डी और सी डी का वैल्यू 6 है, ये वाला दिया हुआ 6, ये वाला की लंबाई हमको 6 दे दिया है। तो पहले तो ये यदि 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये समझिए, है ना। सी डी का वैल्यू 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब यहां से ये यदि 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, पता है क्योंकि अर्धव्यास है, जिसके चलते ये दोनों जब इक्वल होगा तो ये दोनं कोण जो बनेगा वो बराबर होगा। अब ये बराबर कोण ये भी दोनों है, अब तीनों मिलाकर के जानते हैं कितना होता है, 180 होता है। तो ये अगर 60 है तो ये दोनों कितना बचा, 120 बचा। तो इसका मतलब ये भी 60-60 हो जाएगा, इसका मतलब तीनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब तीनों कोण बराबर किस में होता है, समबाहु त्रिभुज में। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, मतलब ये और ये और ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अर्धव्यास इसका कितना हो जाएगा, तो ओ ए बराबर अर्धव्यास जो होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें कि टेन थीटा, ये एकदम बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है, बुक से ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये कर दिया, पावर को डिफरेंट कर दिया, यहाँ पावर को डिफरेंट कर दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों 1-1 होगा तब होगा। लेकिन इसको हम अगर चाहें तो ऐसे बोल के भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से देखिए ऐसे इसको अच्छे से करने से ऐसे हो सकता है कि जैसे टेन थीटा अब प्लस अगर कॉट थीटा है तो उसका बराबर 2 है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा के बदले हम क्या लिख दिए, 1/10 थीटा लिख दिए बराबर 2। इसको एलसीएम वगैरह करने से फाइनली हमको, इसको मान लिया 10 थीटा को टी, तो इसको एलसीएम वगैरह करके फाइनली हमको टी बराबर 1 आ रहा है। टी बराबर 1 मतलब 10 थीटा बराबर 1 आ रहा है, और 10 थीटा जितना आएगा उतना ही कॉट थीटा भी आएगा, दोनों बराबर आएगा। इसका मतलब दोनों का वैल्यू अगर 10 थीटा का 1 आ गया तो 10 पर पावर जितना भी करें हम तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। क्या होगा, 10 थीटा पर जितना पावर करें क्या होगा, 1 ही होगा। तो वैसे कॉट थीटा पर जितना पावर करें 1 ही होगा, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू 1 हो गया, 2 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्स और वाई वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो क्या ये संभव है, धनात्मक वास्तविक संख्या है तो क्या ये संभव है, ये माने सही है या गलत। हाँ, तो ऐसे सिंपल अगर धनात्मक वास्तविक संख्या बोलेगा तो ये भी हो सकता है कि x बड़ा हो y से, या फिर, लेकिन देखिए अगर x छोटा अगर y से बोलेगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहां पर समझना क्या हमको कि संभव है कब, किस कंडीशन में संभव है। हाँ, क्या एक्चुअली क्या पूछ रहा है कि सही है, ये क्वेश्चन है कि सही है या नहीं। तो चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसमें x जो है अगर दोनों धनात्मक है तो कभी ऐसा हो सकता है कि x बड़ा होगा y से, एक कंडीशन ये हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि x जो है छोटा होगा y से, ये दोनों भी कंडीशन हो सकता है। यदि x बड़ा है y से तो इसका मतलब और क्या हो सकता है, एक बार देखिए, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को हम इधर ले आएंगे तो x बटे y ग्रेटर देन 1 होगा, एक कंडीशन आया। इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या आया, x लेस देन 1 आया, ऐसा आया। अच्छा, आपको मैंने पता होगा कि सेक थीटा का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये देखिए यही होता है। अब अगर हम ये सेक थीटा बराबर अगर x बटे y मानेंगे तो ये वाला वैल्यू यदि मान लेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू मानेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये संभव है लेकिन ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो बोला कि सेक थीटा का मान क्या ऑलवेज x बटे y हो सकता है, ये पूछ रहा है। देखिए ध्यान देखिए, ये पूछ रहा है तो नहीं हो सकता है। क्यों, ये बड़ा हो सकता है, माने ऐसा लिखेंगे कि सेक थीटा ग्रेटर देन या इक्वल टू तक हो सकता है x बटे y, लेकिन साथ में लेस देन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां तो सिर्फ बराबर लिख दिया है, तो बराबर सिर्फ नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता था। ठीक है ना, बराबर संभव नहीं है क्योंकि बराबर, क्लियर है। चलिए ठीक है,
अभी पूरा हम समझा नहीं रहे हैं, अगर समझाने का बात होगा तो आप एक कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चन का बोलिएगा वो क्वेश्चन को अलग से फिर हम कर देंगे कंप्लीट, है ना। और वैसे भी हम एक वीडियो और अलग से बनाएंगे जो पूरा कंप्लीट रहेगा इसमें सॉल्यूशन किया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट हो गया कि अगला क्वेश्चन है, दो लंबवृत्ताकार बेलनों की ऊंचाई का अनुपात अगर इतना है, आधार की परिधि का अनुपात इतना है, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। देखिए ये हो गया आधार की परिधि का अनुपात, माने अच्छा ये बात पहले समझिए कि परिधि का अनुपात और अर्धव्यास, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास, ये दोनों एक ही होता है। व्यास का अनुपात हो माने व्यास, अर्धव्यास और परिधि, ये तीनों का अनुपात एक ही रहेगा। तो अगर यहां पर व्यास ऊंचाई का अनुपात के अलावा आधार की परिधि का अनुपात दिया है, तो वही अनुपात उसका अर्धव्यास का अनुपात रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है इसमें कि ऊंचाई का अनुपात भी अलग से दे दिया है, मतलब H1:H2 भी दे दिया है, ठीक है, कितना 1:2। तो ये दोनों अनुपात के हिसाब से अगर हम यहां पर उसका आयतन का अनुपात निकालेंगे, हैं, तो आयतन का अनुपात इसमें ज्ञात करना है। आयतन का अनुपात V1/V2 हो जाएगा, V1/V2। V1 के लिए क्या होगा, किसका है, बेलन का, तो बेलन के लिए क्या होता है, πr1² H1 हो जाएगा यहाँ, अब πr2² H2 हो जाएगा, होगा ना। पाई पाई कैंसिल कर लीजिए, तो r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। अब ये बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ, वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करिए, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया, मतलब वो हम लोग जो बताते हैं वो नॉर्मल माध्य का बता देते हैं और पढ़ाने के समय में, लेकिन ये थोड़ा सा अलग से थोड़ा ये कर दिया है कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर बोला है कि x1 x2 x अप टू xn माध्य, इसका जो माध्य है x ऐसे ये है, तो पूछ रहा है कि भाई ये वाला सिद्ध करके दिखाओ, ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। हम इसमें जो किया हुआ उसी को एक बार समझा देते हैं, और इसको एक बार ये समझिए कि जैसे मान लीजिए, देखिए ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो सिग्मा सिग्मा लग जाएगा, ये सिग्मा होता है, ये पता ही है। जैसे x यहाँ पर i माइनस एक्स, उसके बार x बार का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दोगे पहले फॉर्मूला पर। तो यहाँ देखिए तोड़ दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तोड़ने के बाद ये जो सिग्मा है वो सबके साथ लगेगा, मतलब ये बाहर में जो सिग्मा है सबके साथ लग जाएगा, सबके साथ लगेगा। अब सबके साथ जब लगेगा तो इसमें जो एक x है, तो x तो एक कांस्टेंट हो गया, उसमें i लगा हुआ है, मतलब कि वेरी कर रहा है। जैसे xi का मतलब हो गया कि x1 x2 x3 ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग। तो इसमें सिग्मा लगेगा, तो इसका मतलब सिग्मा xi का मतलब होता है x बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिग्मा xi का मतलब यहाँ पर n इंटू x कर लेंगे, माने x, इसको ऐसे x बार नहीं करिए, ऐसे कर लीजिए, मतलब यहाँ x1 x2 ऐसे करके ढेर सारा। तो इसको यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये वाला होता है xi, बाकी कैलकुलेशन समझा देंगे। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे हम, वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन किए, और कैलकुलेशन करके हमको इतना आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर इतना और इतना होने से, मतलब 5.5% और 6% होने पर वार्षिक ब्याज दर, ब्याज इतना बढ़ता है तो मूलधन ज्ञात करें, माने ज्यादा हो जाता है, इतना ब्याज दर ज्यादा हो जाता है, तो उसका ये क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, माने P पूछ रहा है। तो इसमें पहले देखिए कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों में 0.5% का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे पूरा लंबा कैलकुलेशन भी होगा कि P इंटू जो डिफरेंस है उतना बाय 100 बराबर ये जो ये वाला दिया हुआ है उसको मैंने रख दीजिए, उससे P का मान निकल जाएगा। P का मान हो गया 9900। चलिए नेक्स्ट है कि प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए करना है, इसमें हल करते हुए क्या क्या करना है हमको, हल के मूल का योग दिया हुआ है 7, तो हमको k का वैल्यू निकालना। पहले रीअरेंज कर लीजिए इस इक्वेशन को। रीअरेंज करना का मतलब है कि बराबर के जो इधर है उसको सबको इधर ले आते हैं, तो हमारा इक्वेशन इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का बन गया, उसमें से क्या हुआ,
x को कॉमन, थोड़ा सा हम करके भी हल्का सा देख सकते हैं, जैसे 4x ऐसे हो गया, माइनस के इंटू एक्स माइनस वन प्लस 5 बराबर 0 ऐसे हो गया, 4x एक्स स्क्वायर, इस दोनों फिर यहाँ पर x इंटू के या k इंटू एक्स प्लस के प्लस 5 बराबर 0, ये दोनों में से देखिए x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें से मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए लिखते हैं। तो b के जगह पर यहाँ कितना हो गया, a के जगह पर 1 हो गया, b के जगह पर हो गया माइनस 4 प्लस के ऐसा हो गया, और c के जगह पर हो गया k प्लस 5। तो अब माइनस बी बटे वैल्यू रख दीजिए, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस इतना a के जगह पर 1 बराबर 7, तो k का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है a प्लस बी इज टू अंडर रूट ए बी बराबर 2:1, तो a इज टू बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको सिंपल है, माने इज टू है तो उसको बटे कर लिए, बटे करने के बाद उसमें से ये वाला उधर लेके चले गए, इस तरफ लेके चले गए, तो ऐसा हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद अपने आप फॉर्मूला पर जैसे आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इधर, इधर कितना हो गया 4ab हो गया, नहीं हो गया, रूट हट जाएगा नहीं ये, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको फिर बाएं तरफ ले आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम माइनस 4ab बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, दैट में a माइनस बी बराबर 0, a बराबर b हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अगला क्वेश्चन है कि इसमें तो इसका अनुपात पूछ रहा था ना कि किसका अनुपात, ये a इज टू बी का, a b दोनों बराबर हो गया तो a अनुपात b बराबर 1:1 हो जाएगा, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन माने आता है, 50% बढ़ाए जाने से उसका आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो त्रिज्या के 50% त्रिज्या पर किस रूप में डिपेंड करता है, तो देखिए गोलक का आयतन होता है, जैसे गोलक का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल ऐसे अगर समझें हम तो फॉर्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से देखिए क्या है, 4/3 पाई जो है पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये डिपेंड करता है आर क्यूब पर, डायरेक्ट क्यूब पर, माने इसका 3 पावर पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो ये पहले वाला अर्धव्यास जितना है उसके हिसाब से 3/2 भाग बढ़ा है, मान 50% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 50% बढ़ा, मतलब पहले जितना था उससे 50% बढ़ गया। तो पहले अगर 1 था तो अब 1/2 बढ़ जाएगा, 50% मतलब 1/2, एलसीएम कर दीजिए तो 3/2 बढ़ गया। तो पहले अगर r था तो बाद में r/2 बढ़ेगा, मतलब 3r/2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ा हुआ हो गया इतना, बढ़ा हुआ इतना हो गया, तो नया आयतन उसका क्यूब करेंगे तो नया आयतन हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाला आयतन में से अंतर कितना आया, तो इसमें से घटा देंगे, यहाँ देखिए 27/8 माइनस 1 पहले वाला आयतन से घटा देंगे, और प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये प्रतिशत वृद्धि इतना हो जाएगा। ठीक है, माने वृद्धि गुने 100 बटे प्रारंभिक, हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए ऐसे करते थे, प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है, वृद्धि गुने 100 बटे प्रारंभिक जो है वो, तो यहाँ वृद्धि हो गया 27/8 में से 1 घटाएंगे, अब गुने 100 बटे प्रारंभिक तो एक ही है, 1 से ये करेंगे इतना आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD वृत्तस्थ चतुर्भुज है, AD बराबर AB। ठीक है, चित्र बनाए नहीं थे, बना दिए ऐसे रफ में, लेकिन वीडियो का मतलब समय में नहीं, अलग से। ठीक है, चलिए देखिए ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है, AD बराबर AB। AD का जो वैल्यू है वो AB के वैल्यू के बराबर है बोला है, और साथ में ये कोण दिया हुआ 60 डिग्री मिला लीजिएगा, ये कोण दिया हुआ 50 डिग्री। तो पूछ रहा है ये ACD का मान, ACD मतलब ये वाला कोण का मान पूछ रहा है। अच्छा हम देखते हैं, हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों, माने एक ही, जैसे ये वाला समान चाप, माने जो एक ही चाप से बना हुआ कोण है ना, तो इसका मतलब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अच्छा तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 110 हो गया, मतलब एक BAD जो एंगल हुआ वो कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। अच्छा ये वाला अब एक बार जो त्रिभुज देखिए इतना बड़ा, मतलब ABD में, तो ये अगर 110 है तो ये दोनों जोड़ करके बाकी जो बचेगा वो होगा मतलब 80 डिग्री, लेकिन साथ में ये दोनों बराबर बोला है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर बराबर हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा।
अच्छा, फिर अब इधर से देखिए, इधर से ये वाला भाग से, तो ये जितना बड़ा कोण बनेगा उतना ही बड़ा कोण ये वाला भी बनेगा, बनेगा ना ये वाला। तो इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो गया 40 डिग्री। ठीक है, आंसर हो गया 40 डिग्री। अब किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। 5 नंबर क्वेश्चन चल रहा है अब। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर पहले वर्ष 4% था, दूसरे वर्ष है 5%। अलग अलग दर है, अलग अलग जब रहेगा ना तो आपको डायरेक्ट सूत्र लगा के भी बनेगा, लेकिन उससे बेहतर होगा कि एक वर्ष का मूलधन लेकर के पहले देखिए यहाँ पर तो इतना रुपया का 2 वर्षों के लिए, तो ये जो मूलधन है इसका पहले 4 वर्ष के हिसाब से पहला वर्ष का निकाल लेते हैं, पहला वर्ष का निकाल लिए। ठीक है, फिर ये वाला जो होगा ये अब अगला वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा और उसके हिसाब से फिर 5% की दर से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब फाइनली हमको इतना आया। अब इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो मूलधन पहले हमारा कितना लगा हुआ था 25,000 और बाद में आ गया 27,300 मिश्र धन, उसको माइनस कर देंगे तो जो होगा 2,300। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 मित्रों ने क्रमशः इतना इतना रुपया निवेश किया। 3 मित्र मिलकर के इतना रुपया, पहले व्यक्ति का लाभ पहले व्यक्ति को लाभ का 1/, कितना है, तो 1/6 है ना। हाँ चलिए, तो इसमें से नहीं 1/8 हिस्सा है, छोटा है, तो 1/8 हिस्सा वेतन के रूप में मिला, उसको 1/8 हिस्सा वेतन मिला। शेष लाभ जो बचा उसको मूलधन के अनुपात में बांटा गया। बहुत सिंपल है। तो पहले व्यक्ति को यदि इतना रुपया मिला है तो बाकी तीनों को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को 2 चीज मिल रहा है, एक तो वेतन भी मिल रहा है और प्लस में लाभ का भी अंश मिलेगा। तो लाभ का अंश किससे मिलता है, मूलधन के अनुपात में। ठीक है, तो पहले जितना लाभ हुआ तो उसमें पहले व्यक्ति को कितना मिला है, 1/8 भाग मिला है। पहले व्यक्ति का इतना रुपया मिला तो बाकी दोनों को कितना मिलेगा, 1/8। अभी जो क्वेश्चन इसमें मिला है उसके अनुसार से कर दें, फिर थोड़ा जल्दीबाजी का ये है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है कि दिक्कत भी हो सकता है। बाद में इस वाला क्वेश्चन देख कर फिर इसको करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये 3 व्यक्ति का मूलधन के अनुपात में जब हम बांटे, यहाँ पर बोला कि वेतन के रूप में इतना दिया, लाभ का अंश इसको नहीं मिला। ऐसा क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा कि शेष लाभ को दोनों बाकी जो दोनों मित्र है उसमें बांटा गया मूलधन के अनुपात में। ठीक है, तब इसमें से पहले व्यक्ति को मिला है 780 रुपया। इसका मतलब कि पहले व्यक्ति को सिर्फ यहाँ मूलधन के अनुपात में मिला ही नहीं, किसको, सिर्फ इसको जो वेतन मिला वही मिला है। अभी तक के क्वेश्चन से यही सेंस में आ रहा है। चलिए देखते हैं, इसके अनुसार से बना लेते हैं, फिर जरूरत होगा तो बाद में देखेंगे। तो पहले व्यक्ति का जो हिस्सा है वो 1/8 हिस्सा है, उसमें से उसका मतलब हुआ 780 रुपया। तो इसका मतलब कुल लाभ उसको पहले व्यक्ति का 1/8 हिस्सा है इतना। ठीक है, लाभ का कुल हिस्सा, लाभ का माने पहले व्यक्ति को जो मिला लाभ का कितना हिस्सा मिला है, उसको कुल लाभ का 1/8 हिस्सा मिला, तो उसका मतलब 780 है। तो इसका मतलब कुल लाभ कितना हो जाएगा, 8 से इधर आके गुना हो जाएगा, माने टोटल हो गया 6,240 रुपया। अब 6,240 माने रुपया, इसका ए वाला को माने पहले व्यक्ति को माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो बच गया ये। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है इसमें कहीं और चेंज होगा, वो बाद में देख लेंगे। अभी जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली हम बना रहे हैं, तो उसके अनुसार से 5,460 रुपया को बाकी जो दोनों मित्र है उसमें बांटना है। ठीक है, जबकि मूलधन का अनुपात अगर देखा जाए तो इस अनुपात में बटेगा, तीनों का यदि बांटेंगे तो। लेकिन बोला कि नहीं, तीनों को नहीं बांटना, सिर्फ इस दोनों को बांटना है। ठीक है ना, इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जितना कट पाएगा। जैसे यहाँ पर 48 है तो 4800 इज टू 6600 इज टू 9600। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गया, फिर बचा 48, तो इसको भी अभी और काट सकते हैं। जैसे 24, ये हो गया 33, इधर कितना हो जाएगा 48, नहीं हो जाएगा 48 हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर और कटेगा, यहाँ से जैसे 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कितना, 8 से, 8 से 24, 11 से, और उसके बाद हो गया कितना, ये हो गया 16 गुने 3। इसका मतलब 8:11 अनुपात 16 हो गया। तो बोला कि इसको नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार से फिलहाल, तो क्या हुआ 11:16 में बांट देना है इसका मतलब। तो 11 और 16 माने दोनों को मिलेगा 11:16, इसका मतलब 11 अनुपातिक योगफल हो गया 11 + 16। ठीक है,
तो 6×7 = 3 37 हो गया। तो इसमें से अब इसको बांट दीजिए कि 5000 पहला को दूसरा को मिलेगा, दूसरा को कितना मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा इतना, गुने 11/37 ये हो गया। और तीसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा 5460 गुने कितना 16/37 काट करके जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, जैसे है इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इसका हल करके देना है। तो हल करने में ये तो पता ही है, देखिए यहाँ पर x² में जो गुना होता है उसको x² का गुणांक कहते हैं, फिर x का गुणांक है और यहाँ पर बिना x वाला है। तो फॉर्मूला के अनुसार से अगर देखें हम तो एक तरह से जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर ये a की जगह पर हो गया इतना, ठीक है, b की जगह पर है इतना, है ना, और c की जगह पर है इतना। तो डायरेक्ट हम चाहें तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर, है, और नहीं तो इसको अभी हम जल्दी में करने के लिए, चूंकि आंसर ही देखना है ना, तो इसको हम जल्दी में करने के लिए क्या किया, x का वैल्यू 1 रख करके चेक कर लिए, 1 जैसे x के जगह पर 1 रख दिए तो ये आ गया, देखो b c - a आप प्लस c a - b आप प्लस a b - c। अगर हम 1 रख देते हैं सबके जगह माने x के जगह पर तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब bc - ab प्लस ca - bc प्लस ab - ac ऐसा हुआ। तो देखिए सब कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, bc इससे कट गया, ab इससे कट गया और ca इससे कट गया, मतलब 0 आ गया। तो जिस x बराबर 1 रखने से 0 आया, दैट मीन कि x बराबर 1 हो गया। एक वैल्यू निकल गया हमको 1, जबकि द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू निकलता है। तो अगर एक वैल्यू 1 निकल गया, अच्छा आप जानते हैं लंबा हम नहीं बना रहे, छोटा करने के लिए समझा दिए। तो x बराबर 1 निकल गया, एक वैल्यू निकला। अच्छा दूसरा वैल्यू होता है जैसे एल्फा गुने बीटा माने मूलों का गुणनफल बराबर 1 होता है। तो अगर एक वैल्यू एक है तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो या तो गुणनखंड करके भी कर सकते हैं या फिर हमको क्या निकालना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो एक अगर निकलेगा तो दूसरा उसमें से कि एक वैल्यू निकल गया। हम लोग जानते हैं कि मूलों का गुणनफल जो होता है, मूलों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है ना कि c/a, ठीक है। तो c यहाँ पर कितना है, c है, देखिए ये वाला c है और ये वाला a है। तो हम यहाँ से लगा दिए क्या, मूलों का गुणनफल बराबर c/a लगा दिए, ठीक है। और उसको कैलकुलेट किए तो आ गया इतना। तो मूलों का गुणनफल मतलब एल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया a/b। तो बताइए b बराबर कितना, बीटा बराबर कितना होगा। ये एक तरह से एल्फा है 1, है ना, तो बीटा बराबर a/b हो जाएगा। बीटा बराबर कितना होगा a/b। इसका मतलब एक आंसर होगा 1, दूसरा आंसर होगा a/b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई स्थान में उपस्थित अंक से। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और माने लैंग्वेज जिस तरह से दे दिया है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज कर दिया है। यही क्वेश्चन जैसे यहाँ देखिए इकाई स्थान में उपस्थित अंक से 10वें स्थान मतलब दहाई स्थान में उपस्थित अंक 3 से कम है। माने यहाँ 3 से कम लिखा है, 3 कम है या से 3 कम है होना चाहिए, चलो जो भी है 3 से कम है। अभी जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट खाली उसका हम आंसर देख रहे हैं, उसके बाद में हम करेक्शन वगैरह करके इसको आप ठीक करेंगे। तो देखिए अभी इकाई स्थान में जो अंक है 10वें स्थान में उपस्थित अंक, मतलब इकाई और दहाई दोनों मिलाकर के जो अंक बनता है, तो उसमें इकाई का अंक जो है इकाई स्थान में उपस्थित अंक से 10वें स्थान में उपस्थित अंक 3 से कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माने यहाँ जो लिखे हैं वो नहीं हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोला है। दहाई 10वें स्थान में उपस्थित अंक 3 से कम है, माने 10वें वाला 3 से कम है या इकाई वाला 3 से कम। ये अगर भाषा देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन अभी जो है उसके अनुसार से हम करते हैं। इसको अगर सही भाषा बोलेंगे तो इकाई स्थान में उपस्थित अंक 10वें स्थान में उपस्थित अंक से 3 कम है, ठीक है। तो इकाई स्थान में अगर हम जो दहाई स्थान में अगर x मानेंगे तो इकाई वाला क्या होगा, x - 3 होगा। मतलब यहाँ पर 2 अंक होगा, ये हो गया इकाई माने ये वाला दहाई का अंक होता है और ये वाला इकाई का अंक होता है। तो ये वाला जो है इससे 3 कम है। जैसे मान लीजिए सिंपल एकदम एग्जाम्पल लेकर ही समझिए,
अगर ये 4 होगा तो ये 1 होगा, ये अगर 5 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 7 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 होगा तो यहाँ पर 3 अंक कम होगा तो मतलब 0 होगा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि दोनों को गुना करके आना चाहिए 15 से कम। तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से मतलब नहीं है, संख्या के रूप में लेते हैं हम। तो यहाँ पर हालांकि ये भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन ज्यादातर 0 वाला हम लोग उतना अवॉइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर ये देखिए होगा 4 और 1 41 होगा एक आंसर, दूसरा होगा 52। क्यों बोलिए कि 4 से 1 जो है 3 कम है, 5 से 2 3 कम है, आप दोनों को जब गुना करते हैं तो ये 10 होता है और ये 4 होता है। अब ये भी देखिए वैसे ही है, लेकिन जब ये दोनों गुना करते हैं तो 18 हो जाता है, 15 से ज्यादा हो जाता है। ये दोनों गुना करते हैं 7 तक 28, ये ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब हमको आंसर होगा 41 और 52। ऐसे अगर आप 30 भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, है। तो अगर सही से देखा जाए तो इसमें 3 वो हो जाएगा, 30, 41 और 52, लेकिन 2 आंसर भी दे सकते हैं, 41 और 52, ठीक है। चलिए उसके बाद है यहाँ किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये वाला जो है इसको सिद्ध करना, सिद्ध करने वाला में तो पूरा प्रोसेस ही बताना पड़ता है, तो हम एक बार ऐसे हल्का सा समझा दे रहे हैं, लेकिन इसको अभी जरूरत नहीं है। सिंपल देखिए वेरीज कर रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो हम यहाँ पर पहले वेरिएशन साइन को हटाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर ले आते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, तो बराबर के हो जाएगा। यहाँ से बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े हुए हैं आप लोग, डिविडेंडो करते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक्स क्यूब यही लिखे तो ठीक है, लंबा रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कंपोनेंटों में एक बार जोड़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, वाई क्यूब बराबर के प्लस इसका बटे कुछ नहीं तो 1 है, के प्लस 1 के माइनस 1। ऐसे में ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक एवरेज हम बता दे रहे हैं। दोनों का मतलब हो गया कितना, 2x क्यूब और 2y क्यूब बराबर होगा के प्लस 1 बटे के माइनस 1, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो गया, क्यूब यहाँ से हटा देते हैं तो x बटे वाई बराबर कितना होगा, ठीक है। अच्छा ये हमको इस रूप में लाना था, तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई को कांस्टेंट के रूप में ले आइएगा, जैसे है ना, तो अंडर रूट हो जाएगा के प्लस 1 बटे के माइनस 1, इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं k1, तो x बराबर क्या होगा k1y, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसको निकालने के लिए। नाउ अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई पहले ले लिखिए, इसके जगह पर क्या करिए, एक्स के जगह पर कर दिए k1 y का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बटे यहाँ पर k1 y इंटू वाई, तो k1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे k1 वाई स्क्वायर ऊपर में कॉमन हो गया, तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो k1 स्क्वायर प्लस 1 बचा, अब वाई स्क्वायर बटे k1 वाई स्क्वायर कट गया, तो जो बचा वो फिर से एक अचर पूरा का पूरा अचर हो गया, और ये वाला उधर जाएगा, तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अचर जो आया अचर अब गुने एक्स वाई, तो ये वाला अचर और बराबर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैरी करेगा एक्स वाई। अच्छा ये सब प्रोसेस में जैसे बनाए हैं एक बार एवरेज मिला भी सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि यही प्रोसेस सिर्फ करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिएगा पहले बटे करके, यहाँ जैसे बटे किए, यहाँ देखिए ये वाला, तो यहाँ पर से ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, उसके बाद भी सॉल्व करेंगे तो संभव हो पाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस कोई भी है, मतलब वो उसमें दिक्कत नहीं है, इसमें आंसर वाला सिर्फ देखना हमको। जैसे यहाँ पर देखिए 2 नंबर में है x गुने इतना बराबर y गुने इतना बराबर 1, तो दोनों का अलग अलग 1 हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि x इंटू 2 माइनस रूट 3 बराबर 1 और y इंटू 2 प्लस रूट 3 बराबर 1, है ना। तो x बराबर क्या होगा 1 बटे 2 माइनस रूट 3 और y बराबर क्या होगा 1 बटे 2 प्लस रूट 3, ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक बात पता होगा कि इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो जो माइनस साइन है ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2 प्लस रूट 3 इसका हो जाएगा, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इससे बस सिंपल है कि आप इसको या तो x प्लस वाई निकाल दीजिए, x प्लस वाई निकालिएगा तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3
अब प्लस 2 माइनस रूट 3 ऐसा हो जाएगा, ई कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। एक्स वाई भी निकाल सकते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 अगर गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ ये 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा, तो एक्स बाई 1 हो गया। ठीक है, और एक्स तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 मतलब 4, 16 माइनस 2 14 हो गया। अब ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए निकाल के, जैसे ये है इसको ये दोनों को एक साथ लेकर के 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5xy, ठीक है ना। तो इसमें से यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो गया, आ गया है 14, तो 3 इंटू 14 है ना, और इधर हो गया 5 इंटू 1 है, तो जो भी है यहाँ से कितना आया था 3, ठीक है, तो यहाँ हो गया 14 गुने 3 42 हो जाएगा, ठीक है ना। 42 माइनस कितना आ गया 42 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए a प्लस, ये तो प्रूफ करने का है वो आएगा ही, लेकिन फिर भी एक हल्का सा प्रोसेस कर दे रहे हैं, छोटा सा, प्रूफ वाला में ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, अभी आंसर वाला ही मेन है ना। b प्लस सी और यहाँ पर हो गया c प्लस ए माइनस बी बटे c प्लस ए, ऐसा है। तो एक काम करिए पहले इसको क्या कीजिए कि ये अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग कर लीजिए या -1 सब में कर दे सकते हैं, सब में -1, तो सब में -1 करेंगे तो a प्लस बी कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ बचेगा कितना माइनस सी बटे ए प्लस बी बराबर माइनस ए बटे बी प्लस सी बराबर माइनस बी बटे सी प्लस ए। मतलब क्या किए, मैंने सब में -1 कर दिए, सब में माइनस, इसमें -1 इसमें -1 तीनों में, फिर एलसीएम लेकर के इतना आएगा, इसका सबका माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस सबका कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेंडो, ठीक है। इन्वर्टेंडो से क्या होगा a प्लस बी बटे सी और फिर हो गया b प्लस सी बटे ए और c प्लस ए बटे बी, और सब में 1 ऐड कर दीजिए, फिर से सब में 1 ऐड कर दीजिए, a प्लस बी बटे सी प्लस 1, b प्लस सी बटे ए प्लस 1 और c प्लस ए बटे बी प्लस 1, मैंने एक बार 1 घटाए थे, एक बार 1 फिर जोड़ दिए, तो यहाँ ऊपर में हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे बी सी और b प्लस सी प्लस ए बटे ए और c प्लस ए प्लस बी बटे बी, सब में हो गया, और सब का देखिए ऊपर बराबर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे सी बराबर 1 बटे ए बराबर 1 बटे बी हो जाएगा, ठीक है। और इसको उलट देंगे तो फिर से इन्वर्ट इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा सी बराबर ए बराबर बी, दैट मीन ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। नियम आप अपने तरफ से जो लगाए होंगे ठीक है, मतलब सिद्ध करने वाला उतना हेडेक नहीं लेना है, आप अपने तरफ से कर सकते हैं, हमारा अपना तरीका होगा। चलिए इसमें ये वाला तो आंसर पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको बताने के लिए बाद में वीडियो बना देंगे। और अभी हमारे समझ से आंसर लाने वाला सिर्फ देखिए, ये तो प्रमेय है, प्रमेय को अभी नहीं हम कर रहे हैं, प्रमेय आपकी किताब में किया हुआ उसके अनुसार से कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रमेय वाला क्वेश्चन को अभी नहीं करना है, बाद में कर देंगे। चलिए जो सिद्ध करने वाला हो तो सिद्ध होगा ही, आखिर उसके लिए तो प्रोसेस पूरा लंबा जब बताएंगे तब होगा। सिर्फ आंसर लाने वाला भी एक बार फर्स्ट राउंड में देख लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी नहीं देखते हैं अभी हम, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, वो भी क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का निर्माण करना, वो भी नहीं कर रहे हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो सब सेकेंड राउंड में करेंगे, जिसमें बड़ा क्वेश्चन को करेंगे। चलिए ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं एक बार। यहाँ क्वेश्चन के टाइप में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ बोला है कि यदि त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो बृहत्तम कोण के वृत्तीय मान पूछ रहा है। वृत्तीय मान क्या होगा, वृहत्तम कोण का वृत्तीय मान का मतलब हो गया कि जैसे इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है 4 है,
तो इसका वृत्तीय मान निकालना है। तो जैसे अनुपात का योग कर दीजिए, अनुपातिक योग, अनुपात का योग कितना होगा, तो होगा 2 + 3 + 4, 3 2 5 4 9 हो गया। तो इसका मतलब बृहत्तम कोण पहले अगर डिग्री में निकालेंगे तो डिग्री में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब बड़ा कोण होगा 4/9 × 180, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा मतलब कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है, देखिए है ना। तो 80 डिग्री हो गया। इस 80 डिग्री को यहाँ पर, लेकिन जो आंसर है वो नहीं होगा, इसमें आंसर होगा 80 डिग्री गुने π/180, मतलब रेडियन में बदलना है, ठीक है। वृत्तीय मान में बदलना मतलब रेडियन में बदलना। 1 0 काट दीजिए यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9, तो इसका मतलब 4π/9 रेडियन, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 4/3 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन इस बार पूछा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो tan थीटा का मान दिया हुआ, sin थीटा प्लस cos, इसमें से आप समकोण त्रिभुज वाला एक लंब और आधार वाला फॉर्मूला पर ले सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ये हो गया कर्ण हो गया, ये tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, पता है। इसमें लंब हो गया इतना, लंब कितना है, 4/3 है, तो लंब की जगह पर 4 ले लेंगे, आधार की जगह पर 3 ले लेंगे। ये हो गया, मान लो ऐसे कर लो, 4 इसको ले लो, छोटा बड़ा हो गया है, 3 ले लिए इसको। तो पहले सबसे पहले इसको निकाल लो, कर्ण को। क्या निकाल लेंगे, कर्ण को। तो उस फॉर्मूला पर आधार, कर्ण पर क्या, कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो उससे हमको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 16 + 9 मतलब √25 मतलब 5, तो 5 निकल गया। अब उससे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेना है। साइन थीटा बराबर आएगा 4/5, कॉस थीटा बराबर 3/5। अब वैल्यू रख दिए, मैंने साइन थीटा इसका रख करके एलसीएम कर लोगे, ठीक है, तो जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया 7। अब नेक्स्ट है कि यदि ए तथा बी पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब तो पहले से पता होगा कि पूरक कोण का मतलब होता है ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तो ये सिद्ध करना हमको, इसमें सिद्ध करने वाला तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिद्ध होगा ही। लेकिन अगर थोड़ा सा देखना होगा तो ये कर सकते हो इसे कि sin A + sin B का होल स्क्वायर यहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, पहले किसी एक में पहले चेंज करना, मैंने ए वाला को बी में या बी वाला को बी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पूरक कोण बोला है ना, तो बी बराबर हो सकता है 90 - A और या ए बराबर हो सकता है 90 - B, ऐसा लिख लेंगे। तो इसको पहले एक बार फॉर्मूला पर तोड़ लेते हैं, sin स्क्वायर A अब प्लस sin स्क्वायर B अब प्लस 2 sin A इंटू कॉस sin B। मतलब क्या हुआ ये, जैसे हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए। अच्छा, जो b जहाँ लिखा हुआ उसको a में पहले एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, a इसको खाली कन्वर्ट करके देखते हैं। तो साइन स्क्वायर जो b है उसके ऊपर कर देते हैं 90 - A, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, 90 - A और प्लस 2 sin A इंटू कॉस बी, इसको सॉरी sin A इंटू sin B, अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहा है, sin A इंटू sin B इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिर साइन स्क्वायर ए अब प्लस इसका साइन स्क्वायर, स्क्वायर तो है, साइन 90 - A मतलब कितना होता है, कॉस ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा हो रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin A आई इंटू कॉस साइन बी, ठीक है, ये रह गया। तो देखिए यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर दोनों सेम एंगल में है तो उसका 1 हो जाएगा, 2 sin A इंटू साइन बी, ठीक है। मतलब ये हो गया RHS, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। प्रूव्ड वाला अभी आप अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, एक इमारत की छत से किसी लैंप पोस्ट के शीर्ष और पैर पाद बिंदु के अवनत कोण क्रमशः दिए हुए हैं, 30 डिग्री और थीटा, दो अलग अलग है। यदि इमारत की ऊंचाई लैंप पोस्ट की ऊंचाई का 3/2 है तो थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि किसी इमारत की छत से किसी लैंप पोस्ट के शीर्ष और पैर का मतलब पाद बिंदु का अवनत कोण, जैसे एक इमारत है, ऐसे मान लेते हैं ये इमारत है, ठीक है, इसके सामने एक लैंप पोस्ट है, छोटा हम कर लेते हैं क्योंकि वो 3 गुना है बोल रहा है। तो इसका जो कोण बन रहा है, इसका शीर्ष का कोण एक फिर इसका पाद का कोण, मतलब ये क्रमशः ये वाला दिया हुआ है 30 डिग्री
और यहाँ से ये वाला जो दिया हुआ वो है थीटा। तो ये जितना बड़ा कोण होगा वो उतना ही ये भी होगा, और यहाँ पर एक ऐसे मिला लेंगे तो ये जितना बड़ा 30 डिग्री हुआ इतना भी वही है 30 डिग्री। ठीक है, ये पहले से बना हुआ है, समझना है। तो इन दोनों का अनुपात कितना बोला है, तो 3:2, मतलब इसकी ऊंचाई अगर मान लो 3h है तो इसकी ऊंचाई हो गया 2h। ठीक है, अभी फिलहाल छोटा बड़ा ही बना दिए जो भी है। तो अब पूछ रहा है इसमें कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखिए, जैसे मान लो इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी और ई। तो अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखिएगा कि पहले जैसे अगर हम ये वाला ए है तो ए ई डी जो ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें, ठीक है, तो ये अगर 2h है, ये वाला 2h है, तो ये वाला कितना बचेगा, h बचेगा, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 3h है, यहाँ से यहाँ तक 3h है, उसमें से 2h माइनस करेंगे तो h बचेगा। तो इसमें AED में AE बाई ED बराबर tan 30 डिग्री होगा, मतलब h बटे ED बराबर हो गया tan 30 डिग्री। अभी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इधर देखिए, अब ये ट्रायंगल लेते हैं ABC में है, तो उसमें क्या हुआ, AB बाई BC बराबर कितना होगा, tan थीटा होगा। अच्छा AB का मतलब हो गया 3h, अब BC और ED दोनों बराबर है, ये वाला दोनों बराबर है, तो एक काम करिए कोना कोने गुना कर लीजिए, तो ED बराबर कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब h√3 हो गया। ED बराबर ED और BC आपस में बराबर होगा, तो हम यहाँ जो BC है उसके जगह पर ED का वैल्यू रख सकते हैं, मतलब h√3। अब बराबर कितना होगा tan थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब h और h कट गया, कटेगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर होगा 3/√3, ऐसा हो जाएगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई√3, कट गया तो √3 हो गया ये। और इसका वैल्यू कितना होता है tan 60 डिग्री √3 का है, तो इसका मतलब थीटा बराबर हो गया क्या 60 डिग्री। यहाँ पता नहीं कैसे आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर है, लंबा है, इसका आंसर अभी बाद में मैंने पूरा सोल्यूशन बाद में करेंगे। इसका आंसर हो गया 50√3 मीटर आएगा। ठीक है, मिला लीजिए पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ठोस आयताकार घनफल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लंबाई जैसे मान लेते हैं 4x है, चौड़ाई मतलब d बराबर है 3x और ऊंचाई h बराबर है 2x। ठीक है, तो इसका मतलब संपूर्ण तल या समस्त तल बोला है, समस्त तल के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर हो गया कितना 468। ठीक है, इसमें सबका वैल्यू रख लीजिए, 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस कितना 2x इंटू एल के यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 468। ठीक है, करते हुए x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, x का वैल्यू कैलकुलेट करिए, फाइनली आएगा 3, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये आएगा 12, ये आएगा 9 और ये आएगा 6। अब उससे इसका घनफल निकालना है, आयतन निकालना है, तो LBH हो जाता है, गुणा कर दीजिए, मतलब 12 गुणे 9 गुणे 6 जो आएगा वो आंसर होगा। ये सही नहीं है हमको लगा, अगर गुना कर लीजिएगा, गुना करके जो आएगा आंसर होगा बस। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 2 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखले बेलन का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है। अच्छा, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या जब दिया रहा है तो खोखले बेलन का जो है आयतन क्या होता है। ठीक है, आयतन, तो आयतन बराबर पाई बाहर में रख लीजिए हैं, और क्या होगा इसमें, पाई और आर मान बाहरी वाला जो अर्धव्यास है 5 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस भीतरी का अर्धव्यास कर दीजिए, ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर कर दीजिए। ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन करके जो निकलेगा आयतन देख लीजिएगा। इस आयतन के बराबर फिर क्या होगा, बोला है कि इसको पिघला करके बनाया गया है जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई का 1/3 है, मान इसके ऊंचाई का 1/3 है, तो 1/3 होना मतलब 20 जो है 20 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो नया जो पिघलाकर बनाया गया है उसका आयतन क्या होगा, पिघलाकर
बनाए गए गोलक बेलन, ठीक है, का आयतन कितना होगा, तो उसका होगा पाई, आर के जगह पर तो पता नहीं हमको, तो आर ही समझ लेते हैं अभी, आर स्क्वायर, और एच के जगह पर हो गया 20/3, ठीक है। अब इस दोनों से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऐसे दोनों को बराबर कर लीजिए और उससे आर का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर ये सही नहीं निकला हुआ, हमको लग रहा है कि आर का वैल्यू 9 निकलेगा और उससे व्यास निकल जाएगा 18, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, वो तो कैलकुलेशन करने का, दोनों बराबर करके 18 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है, देखिए ये एक पहले आया हुआ क्वेश्चन कोई साल का है, उसमें हम वीडियो में बताया भी है, ठीक है। तो इसमें भी है कि एक अर्धगोलाकार पात्र है, अर्धगोलक का आयतन क्या होता है, 2/4 ना, 2 कितना, 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है ना। तो इसमें आर के यहाँ पर बताइए कितना होगा, इसका होगा 2/3 पाई आर के यहाँ पर 9/2 का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया है। उसके बाद है ये आयतन आ गया, माने जो अर्धगोलक पात्र है उसके अंदर जो जल कितना होना चाहिए, ये उसका आयतन हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद इधर में आइए, माने किससे, बोतल से भरना है, तो बोतल कैसा होगा, बेलनाकार होगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर आर के जगह पर होगा 3/2 का स्क्वायर और एच के जगह पर होगा 4, तो ये जितना होगा, ये नंबर पूछ रहा, संख्या कितना होगा, सिर्फ इसमें डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देना मतलब अभिष्ट संख्या हम कर लेते हैं, पता नहीं ये सही है कि नहीं, अभिष्ट संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई 9/2 का क्यूब अब बटे पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, थोड़ा काटने में जितना आएगा वो देखा जाएगा, ये कट गया इससे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और अगर कैलकुलेशन कर लें तो 2/3 और 9 × 9 काट करके देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। और इधर में उलट जाएगा तो 2 × 2, ये काम करते हैं, ये वाला 2 तो मैंने 2 का स्क्वायर काट ही लेते हैं 4, तो ये उलट नीचे ही बचा हो रह जाएगा कितना, 3 × 3, ठीक है। तो ये 2 3 कट गया तो 9 कट गया, और इसके बाद 1 2 इधर से कट गया, फिर इधर से ये 3 3 कट गया है ना, तो इसमें कितना आ गया, एक बार काटा हुआ जितना संख्या आएगा उसको ही हम लोग आंसर के रूप में, अच्छा 2/3 भी था इधर, देख लेते हैं जो आएगा, मतलब इस थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगा, पहले एक बार फिर से लिख के काट लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि काटने में जो आएगा वही आंसर होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं मिलेगा, फायदा क्या है। क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या 2/3 पाई, तो कैंसिल हो जाएगा, पाई छोड़ दीजिए, 9 9 9 3 बार हो गया, इधर हो गया 2 2 2, ऐसा हो गया, ठीक है, ऊपर में। और नीचे में कैसा हो जाएगा, इधर पाई कट गया तो 3 3 2 2 × 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें काटिए, 2 ये तो कट गया पहले से, कट गया ना, 1 2 यहाँ से भी कट जा रहा है, तो अभी और जो बच रहा है उसको देखते हैं एक बार, कितना बचेगा, तो यहाँ हो गया, देखिए इधर भी कट जा रहा है, यहाँ 3 3 या 9, इधर और क्या बचा हुआ है, तो इसमें से काट करके देख लीजिएगा, थोड़ा हड़बड़ी में काटने में ये हो रहा है, काट करके देख लीजिए, जो बाकी का जो ये है उसमें अगले वीडियो में कंप्लीट करके जो होगा वो डालेंगे, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही।